नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय जी आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में ऋग्वेदिक सभ्यता के प्रारंभिक रूपरेखा के बारे में पढ़ा था और साथ ही इसके राजनीतिक जीवन के आर्य जो है, इसे हमने आर्य संस्कृति भी कहा था, आर्यों की संस्कृति, और आर्य संस्कृति के इन आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में भी हमने बात की थी। इसके बाद में आज हम इनके आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की बात करेंगे। सबसे पहले समाज की बात करते हैं तो समाज जो है हमने देखा था और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये वर्णित भी है कि समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है। समाज जो है वह 4 वर्ण या यहाँ पर इसे वर्ग भी कह सकते हैं में विभाजित है। कुछ इतिहासकार जो हैं वह इसमें भी मतभेद रखते हैं और वे 4 वर्ण के स्थान पर 3 वर्ण का या 3 वर्ग का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ 4 वर्गों की जो बात करते हैं तो पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है। इसमें कुछ इस मत में कुछ इतिहासकार जो हैं वह ऐसे संशोधित करके बता रहे हैं कि एक वर्ग जो है वह योद्धा का, एक वर्ग जो है वह पुरोहित का और एक वर्ग जो है वह जन सामान्य का रहा है। अतः 3 वर्ग जो है उसका मत भी आपको कुछ पुस्तकों में देखने को मिल सकता है। सामान्यतः और सर्वमान्य मत के रूप में तो हमें 4 वर्ग या 4 वर्णों की बात ही देखने को मिलती है। इनके कार्य जो है, इनके ब्राह्मण का कार्य अध्ययन, वेद का अध्ययन और अध्यापन करवाना, क्षत्रियों का कार्य जन सामान्य की रक्षा करना, वैश्यों का कार्य सर्वदलों का जो है भोजन उनकी व्यवस्था करना या व्यापार या जो है वाणिज्य इसकी देखभाल करना, और शूद्रों का काम तीनों वर्णों की सेवा करना रहा है। तो समाज के अंदर जब बात करते हैं तो समाज जो है वो पितृसत्तात्मक स्वरूप में रहा है। पितृसत्तात्मक अर्थात सत्ता जो है वो पिता की। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पिता जो है इन्हें मुखिया के रूप में भी माना गया है। तो समाज जो है उसमें पिता का सर्व जो स्थान है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। इसके बाद में समाज के दूसरे रूपों की बात करते हैं तो इसमें एक छोटा टॉपिक जो है ना वो स्त्रियों की दशा, इसे अलग से भी देखेंगे। पिता जो है वो मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं और स्त्रियों की स्थिति जो है वह यहाँ पर पुरुषों की तुलना में उतनी ही महत्व रख रही है जितनी पुरुष है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की जो है वह अधिकारिणी स्त्रियों को माना गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा भी था कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया गया है। स्त्रियों को जो आश्रमों में पढ़ने के लिए भेजा है और कुछ स्त्रियों के नाम हमने ये बताए थे जो विदुषी स्त्रियां कही गई हैं और उनमें नाम लोपामुद्रा, घोषा, सिक्तापाला, इस तरह के नाम हमने बताए थे आपको। और इन नामों से जो है
यह दृष्टि, इन नामों से हमें यह पता चलता है कि यह जो है तो विदुषी महिलाएं नहीं, अर्थात इनको शिक्षित किया गया है। तो अर्थात बालिका शिक्षा भी ऋग्वैदिक काल में देखने को हमें मिली है। इसके अलावा कुछ स्थान पर यह कहा गया है कि पुत्र, पिता के बाद में पुत्र जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, स्थान जैसे महत्व दिया गया है। और कहीं कहीं ऋग्वैदिक काल के अंदर पुत्र प्राप्ति की कामना भी की गई है। इसके अलावा जो है पुत्रियों को भी पुत्रों की तुलना में जो है हीन नहीं समझा गया है। कहीं कहीं जो है वह इस प्रकार का उल्लेख भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है समाज के अंदर अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो हमने जब राजनीतिक जीवन की बात की थी तो हमने देखा था कि सबसे छोटी इकाई तो कुल या परिवार है, इससे ऊपर इकाई कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इन इकाइयों के अंदर जो समाज है वो बटा हुआ है। तो अर्थात परिवारों का समूह मिलकर कुल का निर्माण किया गया है और कुलों का समूह मिलकर गांव का निर्माण हुआ है और गांव का समूह मिलकर विश्व का निर्माण हुआ है। यहाँ विश्व जो है वह आप जिले के रूप में भी देख सकते हैं कि जिलों को विश्व कहा गया है और विश्व से मिलकर जो है वह जन का और जन से मिलकर राष्ट्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो है इनके अधिकारियों के नाम भी ऋग्वेद में मिलते हैं, जैसे परिवार के मुखिया पिता है, कुल के मुखिया के लिए कुलप शब्द का इस्तेमाल है, गांव के मुखिया के लिए ग्रामीणी शब्द का इस्तेमाल है। यही जो है ग्रामीणी मौर्य काल में ग्रामिक नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा विश्व जो है इसके लिए इसके मुखिया या अधिकारी के लिए विश्वपति शब्द का इस्तेमाल है और जन के मुखिया के लिए राजन। विद्यार्थियों, आप अगर मौर्य काल जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि अशोक के लिए राजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह राजन शब्द का इस्तेमाल ये तब किया गया है जब अशोक अवंती का प्रांतपाल या उपराजा था। अर्थात यह हुआ कि प्रांतपाल या उपराजा जो है वह जन के अधिकारी माने गए हैं। जन के अधिकारी अर्थात जब तक समाज जो है वह जन और जनपदों में विभाजित था, इसके अधिकारी को जो है वह राजन के रूप में भी बोलते थे और इन्हीं का समूह जो है वह राष्ट्र के रूप में देखने को मिलता है। अगर इसी समय की बात करते हैं तो ये जन और जनपदों का उल्लेख मौर्य का इसमें ऋग्वैदिक संस्कृति के अंदर मिलता है। लेकिन अगर आप जब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे या छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक संस्कृति का समय तो 1500 से लेकर और 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक संस्कृति या उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। अर्थात यह समय हुआ 6वीं सदी ईसा पूर्व। 6वीं सदी हमारे समाज के अंदर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 6वीं सदी के अंदर दो नवीन धर्म, जिनमें एक बौद्ध और एक जैन धर्म, ये बने हैं। और 6वीं सदी हमारे लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर महाजनपद का उदय हुआ है। अर्थात जनपद जो है वह संगठित होकर महाजनपदों के रूप में बनने
संगठित होकर महाजन पदों का स्वरूप इन्होंने लिया है। और इन महाजन पदों में भी एक महाजन पद जिसका नाम हमें मिलता है मगध, इसका उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष भी जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। तो 3 बड़ी घटनाएं जो हैं वह इस समय हुई है। मैं इनको स्टार लगाकर आपको दर्शा देता हूं। तो जो ये स्टार लगाई गई जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में घटित हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है स्वरूप की बात कर रहे थे, और इस स्वरूप में सबसे छोटी इकाई कुल, फिर जो है ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र, ये स्वरूप जो है वह ऋग्वेद के अंदर देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं परिवार की, अब देखिए अब एक एक शब्द जो है हम उनको विस्तार से पढ़ते हुए चलते हैं और आपको याद करने में उसमें आसानी रहेगी। परिवार की बात करते हैं तो परिवार के अंदर जो है, इसको यहां विस्तारित रूप में कर देता हूं। परिवार जो है उसमें एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों ही देखने को मिले हैं। अतः जिसमें माता पिता, भाई बहन ये रहे, ये एकल परिवार है, और माता पिता और उसके सगे संबंधी वो रहे, उन्हें संयुक्त परिवार कहा गया है। ऐसा दोनों ही स्वरूप हमें देखने को मिला है। परिवार का सर्वाधिक आयु वाला जो पुरुष है वह मुखिया है, उसे कुलप भी कहा गया है। और मैंने यहाँ पर आपको जब इस स्वरूप को बताया था तब उसका जिक्र किया था कि कुलप शब्द का इस्तेमाल कुल के मुखिया के लिए किया गया है, जिसे कहीं कहीं ग्रह पति भी कहा गया है। ऋग्वेद के अंदर जो है एक शब्द का इस्तेमाल है जिसका नाम है जायदस्तम। ऋग्वेदिक काल के अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका अर्थ है जाया अर्थात पत्नी। इसे हम तोड़ेंगे तो इसमें शब्द निकलेगा जाया अर्थात पत्नी। इस शब्द के इस्तेमाल से हमें जो है इसकी जानकारी मिलेगी कि पत्नी जो है वह गृहपति, ग्रह की जो स्वामिनी है उसके रूप में भी देखने को मिली है। तो आप ग्रह की स्वामिनी के रूप में देखेंगे या आप जो है विदुषी महिला के रूप में देखेंगे, या आप जो है इस स्वरूप में देखेंगे कि यज्ञ की अधिकारिणी है, तो स्त्रियों की जो उपयोगिता है या उपस्थिति है वह आवश्यक होने के चलते यहाँ पर ऐसा माना गया है कि स्त्रियों की दशा उन्नत रही है। उसके अलावा जब अब स्त्रियों की दशा की बात ही करते हैं तो इसको यहाँ से थोड़ा हम मिटा देते हैं। स्त्रियों की दशा की बात ही करते हैं तो आप अभी हमने एक शब्द लिखा था जायदस्तम अर्थात जाया, जिसे पत्नी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि है ग्रह है स्वामिनी। इसके अलावा यज्ञ की अधिकारिणी है, अर्थात जिनकी आवश्यकता है उसके उनके बगैर यज्ञ संपन्न नहीं होगा, ऐसा माना गया है। और विदुषी महिला या स्त्रियां से उपनयन या शिक्षा
अवधि की जानकारी मिल रही है। तो इन बातों से यह स्पष्ट है कि स्त्रियों की दशा जो है वो खराब नहीं कह सकते हम। और इसके अलावा जो है कुछ नाम भी ऐसे मिलते हैं जिन्होंने पुरुषों के साथ में शास्त्रार्थ किया है, लेकिन ऐसा विशेषकर जो है उत्तर वैदिक काल में मिलेगा जिसमें जो है ऐसी स्त्रियां जिन्होंने जो है ऋषियों के साथ में शास्त्रार्थ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के अंदर अनार्यों का जिक्र भी किया है। अनार्य, इस शब्द की चर्चा मैंने पहले की थी कि वो जो कि आर्य नहीं है, जो उच्च कुल में उत्पन्न नहीं है, जो संपन्न नहीं है, जो वेद आदि अध्ययन नहीं करते, जो इन्हें अनार्यों की श्रेणी में रखा है। भारत आगमन से पहले भारत में निवास करने वाले लोगों के लिए कुछ इतिहासकार जो है वो दस्यु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें दास या दस्यु का है, और कुछ इतिहासकार जो हैं उन्हें अनार्य कह रहे हैं। और एक जगह जो ऋग्वेद है उसके अंदर ये भी कहा है कि आर्यों और अनार्यों का संघर्ष होने के बाद में आर्यों ने जो है अनार्यों को पराजित किया और लगभग दक्षिण भारत की तरफ धकेल दिया और उत्तर भारत में अपना अधिकार बना लिया। तो अनार्यों के लिए जो है कुछ शब्द ऋग्वेद में वर्णित है, जिनमें देवव्यू, इसके अलावा अब्रह्मन अर्थात जो वेदों को न मानने वाला है उन्हें अब्रह्मन भी कहा है। और अव्रतम शब्द का इस्तेमाल भी किया है कि व्रतों का पालन नहीं करने वाला है। और इसके अलावा अनास, जिनकी नाक चपटी है, कृष्ण वर्ण, जो कि काले रंग के हैं, आदि शब्दों का इस्तेमाल किए जाने से हम जो है वह आर्य और अनार्यों में भेद कर पाते हैं। ठीक है, भारत के अंदर जब आर्य आए थे तो उन्होंने कबीले में जो है वो प्रवेश किया था। कबीलाई संस्कृति ये रही है। और मैंने आपको नाम भी बताए थे कि आर्यों के यदु, पुरु, तुर्वश, द्रुयु, इस प्रकार के नाम आपको बताए थे। ये कबीले भारत के अंदर आए और जब भी ये जो है तुर्किस्तान, जिनसे जो है मध्य एशिया भी कहा है, यहाँ से दो शाखा में बटे, एक शाखा ईरान की ओर चली गई, एक शाखा जो है वो भारत में आई है। ईरान में जो शाखा गई है वह भी आर्य शाखा ही मानी गई है। और मैंने उस समय पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ईरान के अंदर एक वेद स्वरूप ही पुस्तक मिली है जिसका नाम जैन अविस्ता है। इस पुस्तक की जो है वह पूरी तरह से समानता ऋग्वेद से की है। अर्थात यह पुस्तक और ऋग्वेद जो है वह समकालीन पुस्तक है और एक जैसी मानी है। वह ईरान वाले लोगों के लिए पवित्र पुस्तक है। ऋग्वेद जो है वो भारतवंशी आर्यों के लिए पवित्र पुस्तक है। तो भारत के अंदर और ईरान के अंदर कबीले में बटे और भारत में अनार्य लोग या दस्यु या दास लोगों को दक्षिण भारत की ओर धकेल कर इन्होंने जो है वह उत्तर भारत में अपना स्थान बना लिया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप परिवार की बात की, परिवार के बाद में इनके सामाजिक जीवन के अंदर खान पान की बात करते हैं। सामाजिक जीवन के अंदर हम सबसे पहले परिवार की बात कर रहे थे। परिवार के अंदर हमने एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों की बात की। अब इसके अंदर बात करते हैं खान पान की। तो खान पान में आर्यों के जो है वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही स्वरूप देखने को मिले हैं कि ये जो है वह शाकाहारी भी रहे हैं और मांसाहारी भी रहे हैं।
इनका प्रमुख भोजन जो शाक्त के अंदर वह है यव और जोत या यव की रोटी और दूध दही का जो है इस्तेमाल। इसके अलावा आर्य जो है वो फल सब्जी का इस्तेमाल भी करते थे और मांस जो है वह भी खाते थे। इनके पेय पदार्थ की अगर बात करते हैं तो सोमरस, जिसे एक प्रकार की शराब भी कहा गया है, इसके पिए जाने का उल्लेख मिलता है। हिमालय पर्वत से प्राप्त किसी पौधे से जो है इसका जो है उसको बनाते थे और जो है इसे बहुत ही रोचक रूप में या महत्वपूर्ण अवसरों पर इसे पीते थे। ये सोमरस जो है इनका पेय पदार्थ है। महत्वपूर्ण या प्रिय लिख सकते हैं आप यहाँ पर, प्रिय पेय पदार्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और वेशभूषा की बात करते हैं, खान पान के बारे में। वेशभूषा में जो है वह मुख्यतः ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है या उपयोग किया गया है। इसके अलावा सूती वस्त्र भी जो है वह इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर जो है कुछ वेशभूषाओं के नाम दिए गए हैं, मैं नाम आपको बताता हूँ। एक शब्द आता है वास, एक शब्द आता है अधिवास, एक शब्द आता है ऋग्वेद के अंदर नीवी, एक शब्द ऋग्वेद के अंदर आता है उष्णीय। इन शब्दों से इतिहासकार जो है वो अंदाजा लगा रहे हैं कि कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को वास, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अधिवास, अधो वस्त्रों को जो कि मुख्य वस्त्रों के अंदर पहने जाते हैं, जिन्हें आप जनरल भाषा में जो है अधो वस्त्र बोलते हैं हिंदी में, इन्हें नीवी, और पगड़ी के लिए उष्णीय शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो अर्थात इस प्रकार के वस्त्र जो है वह पहने गए हैं जो मुख्यतः जो है कपास के बने हैं या सूती हैं। इन शब्दों के इस्तेमाल से इनके सूती वस्त्र पहने जाने के जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है ऊनी वस्त्र भी इनको प्रिय थे। इसके लिए सामुल्य एक शब्द का इस्तेमाल है, ऊनी वस्त्रों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल है सामुल्य। इस शब्द के इस्तेमाल से ऋग्वेद में यह अंदाजा लगता है कि आर्यों ने ऊनी वस्त्र पहने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके आवास की। आवास की बात करते हैं तो विशेष बात यह है कि जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने यह देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य 3 पहचान है। पहली की नगरी सभ्यता है जिसके अंदर हमें नगर मिले हैं जो कि ईंटों के बने हुए हैं। दूसरी मुख्य पहचान है कि यहाँ से जो औजार मिले वो कांसे के, अर्थात इनसे पहले वाले जो लोग हैं उन्होंने ताम्र का इस्तेमाल किया है और ताम्र में टिन और जस्ता मिलाकर सिंधु घाटी के लोगों ने उसे एक मुख्य और स्थायी धातु जो कि औजार के लिए आवश्यक है उसको कांसे के रूप में उन्होंने ढाला। और तीसरी मुख्य विशेषता है कि ये जो है वो मात्र सत्तात्मक समाज है, यानी कि मृण मूर्तियां जो है वो सर्वाधिक रूप से मिट्टी की मिली है और इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि मात्र सत्तात्मक समाज है, महिलाओं का स्त्रियों का जो स्थान है वह ऊंचा रहा है। यहाँ पर जो ऋग्वेदिकालीन संस्कृति की जब तुलना हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसके लोगों से करते हैं तो ये देखते हैं
ये सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। आर्य या ऋग्वेदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता है। दूसरी प्रमुख विशेषता है कि ये समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। और तीसरी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल है। ठीक है, तो ग्रामीण संस्कृति, तो ग्रामीण संस्कृति की जब बात करेंगे तो इनके जो घर है या इनके जो आवास है वह बांस और बल्लियों के, जिनमें लकड़ी का इस्तेमाल है। तो यह संस्कृति जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न हो जाती है, पूर्णतः भिन्न हो जाती है। और इसीलिए इतिहासकारों ने जब यह मत प्रस्तुत किया था कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं उनको आर्यों ने दक्षिण भारत में धकेला है, तब इतिहासकारों ने इस पर विवाद किया कि जब इनके बीच में, दोनों संस्कृतियों के बीच में 250 सालों का फर्क है। दूसरा यह है कि यह जो है इनके घर, सिंधु घाटी सभ्यता जो पहले बसी है उनके घर नगर के रूप में बसे हुए हैं, उनके घर जो है वो पक्की ईंटों के हैं। और ये जो संस्कृति है जो बाद की है और इनके घर जो है वह कच्ची ईंटों के है। तो ऐसा संभव कैसे हुआ कि जो संस्कृति बाद में बस रही है वह संस्कृति जो है उसके अंदर तो डेवलपमेंट होना चाहिए, इनमें तो डेवलपमेंट है नहीं। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इन दोनों संस्कृतियों को अलग अलग बताया। और द्रविड़ों का, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बनाने वाले लोग थे, और आर्यों का कहीं भी कोई युद्ध नहीं हुआ है, इस बात को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया। तो आवास की जब बात कर रहे हैं, इसमें जो है सामान्यतः लकड़ी के बने हुए आवास मिले हैं और जिसके अंदर रसोई घर है, कमरे हैं, आंगन है, ये देखने को मिले हैं। कोई विशेष इसके अंदर जानकारी हमें घर के संबंध में नहीं मिलती है। तो मनोरंजन की बात करते हैं। मनोरंजन, मनोरंजन में जो है वही जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों का था कि रथ दौड़ या घुड़ दौड़ या रथ दौड़, इसके अलावा द्रुत क्रीड़ा यानी जुआ खेलना, या पशुओं या पक्षियों की लड़ाई कराना इनका प्रमुख मनोरंजन रहा है। इसके अलावा आखेट, क्योंकि ये युद्ध प्रेमी थे, युद्ध प्रेमी होने के चलते इन्होंने जो है वो आखेट खूब किया है, शिकार खूब किया है, ये भी इनका प्रमुख मनोरंजन रहा है। इसके अलावा संगीत जो है, इनमें संगीत सुनना इनका विशेष मनोरंजन भी रहा है। और संगीत की प्रारंभिक जानकारी जो है वो सिंधु सामवेद से हमें मिलती है। सामवेद के अंदर मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि सारे जो मंत्र हैं उनमें से लगभग वे मंत्र जो कि गद्य रूप में, जो कि पद्य रूप में है, वह ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और इन मंत्रों को इस वेद के अंदर संगीतबद्ध किया गया है, गाया गया है। ठीक है, ये जानकारी हमने पहले दे दी आपको। और इसके अलावा जो है मल्ल युद्ध भी कहीं कहीं, मल्ल युद्ध भी कहीं कहीं किया गया है मनोरंजन के रूप में, ये देखने को मिला है। इसके आगे जो है बात करते हैं मृतक संस्कार की, क्योंकि हमने वर्ण व्यवस्था की बात इसमें कर ली, समाज के अंदर जो है वो वर्ण को शामिल किया गया है, इसका जिक्र हमने पहले ही कर लिया। और वर्णों के क्या काम है, क्या कार्य थे, ये भी जिक्र हमने कर लिए। अब अंतिम रूप में मृतक संस्कार की बात करते हैं। तो मृतक संस्कार दो रूपों में देखने को मिले हैं, एक दाह संस्कार, एक शव को जो है
वो गाड़ना। इसे सिंधु घाटी सभ्यता में समाधिकरण कहा था। समाधिकरण। और दाह संस्कार को दाह संस्कार कहा ही था। सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष बात यह थी कि वहां पर मृतक संस्कार 3 रूपों में देखने को मिले थे। एक आंशिक समाधिकरण भी देखने को मिला था। आंशिक समाधिकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि शवों को पशु पक्षियों को का पेट भरने के लिए खुला छोड़ देते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। केवल शवों को या तो अग्नि संस्कार किया गया है या उनको जो है दफनाया गया है। यह हमें आगे संस्कृति में देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, इसके आगे जो है हम इनके धर्म की बात जो है, इनके धार्मिक स्वरूप की और इनके आर्थिक स्वरूप की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।